So, hello students. Today we will learn about copulation and fertilization of for that is the life cycle of Taenia solemn. Okay, life history Taenia solemn की life history या life cycle के बारे में we will discuss. Okay. सो जो टीनिया सोलेम होती है इसमें इसकी लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होती है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन. कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इनमें अगर होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन. टीनिया सोलेम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि उनका जो पेनिस है, उनकी जो एक प्रोग्लोटिड है उसका पेनिस वेजाइना की सैम प्रोग्लोटिड के साथ क्या करता है, सैम वेजाइना मतलब कि सैम टीनिया सोलेम होगी उसके किसी प्रोग्लोटिड के एक प्रोग्लोटिड कोई एक प्रोग्लोटिड जो है दूसरे पेनिस के प्रोग्लोटिड उसी सैम टीनिया सोलेम में उसी सैम मतलब कि टीनिया सोलेम में कोई दूसरा प्रोग्लोटिड उसी टीनिया सोलेम के कोई दूसरे प्रोग्लोटिड के साथ क्या करेगा, कॉपुलेशन करेगा. मतलब कि ये जैसे टीनिया सोलेम है, ठीक है, इसमें जो ये प्रोग्लोटिड्स हैं ऐसे यहाँ पे होता है मेल वाला पार्ट और नीचे होता है फीमेल वाला पार्ट. तो दोनों ये वाला प्रोग्लोटिड और इसी सैम टीनिया सोलेम का ये वाला प्रोग्लोटिड दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, दे विल कॉपुलेट विद ईच अदर. Okay, so सिरस दैट इज़ पेनिस वेजाइना के साथ कॉपुलेट करता है और सब जब कॉपुलेशन होती है तो स्पर्म्स जो हैं स्माइनल रिस्पेक्टिकल फीमेल का जो स्माइनल रिस्पेक्टिकल है दैट इज़ ये यहाँ से वेजाइना आई, यहाँ पे ये स्वेल होती है वेजाइना इनटू स्माइनल रिस्पेक्टिकल में, फिर आगे जाके ये जॉइन करती है दिस ओविडक्ट की ओपनिंग नीचे ओवू टाइप. ओके, और ये ऊपर के लिए एंड दिस इज द ओवेरियन इस्थमस एंड दिस जॉइंस द ओवरीज, ठीक है, एंड यहाँ से निकलता है ब्रांच यूटरस. तो ये जो स्माइनल रिस्पेक्टिकल है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्पर्म स्टोर हो जाते हैं. क्यों होते हैं स्पर्म स्टोर, क्योंकि फीमेल जिस समय मेल मैच्योर हो गए उस समय फीमेल मैच्योर नहीं होती क्योंकि उनकी प्रोटोएंड्रस कंडीशन होती है. प्रोटोएंड्रस कंडीशन का क्या मतलब है, मतलब कि मेल जो होंगे MALE मेल्स जो होंगे वो पहले मैच्योर हो जाएंगे, फीमेल जो होंगी वो लेटर मैच्योर होंगी, जिसकी वजह से वो जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, उन फीमेल के स्माइनल रिस्पेक्टिकल में, ताकि जब फीमेल्स जो हैं जब मैच्योर होंगी उस समय पे ये जो स्पर्म्स हैं वो उन ओवा के साथ क्या कर लेंगे, उन ओवा के साथ फर्टिलाइज करके क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेंगे आफ्टर द फीमेल की मैचुरेशन के बाद. तो प्रोटोएंड्रस कंडीशन मतलब कि फीमेल जो होगी वो बाद में मैच्योर होगी. एंड्रस का क्या मतलब होता है, मतलब कि मेल्स. प्रोटो मीन्स पहले, मेल्स पहले मैच्योर होंगे तो उस कंडीशन को प्रोटोएंड्रस, अगर फीमेल पहले मैच्योर होंगी तो प्रोटोगाइनस कंडीशन, ठीक है. तो फीमेल का मैच्योर बाद में होने की वजह से उन स्पर्म्स कहाँ पे कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म्स कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, उस स्वोलन सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे क्या कहा जाता है, स्माइनल रिस्पेक्टिकल. जब फीमेल की मैच्योर हो गई तो क्या होगा, एग्स जो हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, वहीं ये होता है स्माइनल रिस्पेक्टिकल और ये जॉइन करता है इस ओविडक्ट को, और यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन डक्ट, मतलब कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी. तो ये होता है ओविडक्ट अपना टीनिया सोलियम का. ये इस ओविडक्ट में क्या होते हैं, अपने ओवा आ जाते हैं. ओवा आए और इस फर्टिलाइजेशन डक्ट में दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे. फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट या फिर एग कैप्सूल्स की फॉर्मेशन होती है. वो जाइगोट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जैसे स्पाइनल रिस्पेक्टिकल है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन डक्ट है, यहाँ पे क्या बने, जाइगोट को एग कैप्सूल्स भी कहा जाता है. अब ये जाइगोट क्या करेंगे, ये है अपना ओविडक्ट से निकली हुई ऊपर के लिए यूट्रस के लिए जाती है एक पाइप,
ठीक है, तो वो यूट्रस को जॉइन करती है। यूट्रस में जो होते हैं, यूट्रस में ये फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स या फिर जिन्हें जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है, ये जाके कहाँ पे, यूट्रस में चले जाते हैं और यहाँ पे ये फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। जब ये यूट्रस में जा रहे होते हैं यहाँ से फर्टिलाइजेशन डक्ट से, फर्टिलाइजेशन जब हो गई होती है तो उस समय ही जो जाइगोट हैं वो कवर हो जाते हैं बहुत सारे एग शेल से, मास ऑफ एग शेल, जो कौन सिक्रीट करता है, जो सिक्रीट करता है दिस, जो नीचे यहाँ पे विटेलाइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है यॉक। जो यॉक जो होता है वो इस जाइगोट को क्या कर लेता है, इस एग सेल को सराउंड कर देता है, कौन, विटेलाइन ग्लैंड जो इनमें प्रेजेंट हैं सबसे बेस पे। इट इज़ लाइक दिस, ये है ऐसे, यहाँ से आई ये स्मॉल रिस्पेक्टेबल फर्टिलाइजेशन डक्ट, ये है अपना ओविडक्ट, ये ऊपर के लिए गया यूट्रस के लिए, एंड दिस नीचे के लिए, दिस इज़ ओ टाइप। ओ टाइप जो है इस विटेलाइन डक्ट से होकर विटेलाइन ग्लैंड में खुलती है, एंड ओ टाइप सराउंड होती है बहुत सारे यूनिसेलुलर महलीज ग्लैंड से। जो ये विटेलाइन डक्ट होता है ये क्या काम करता है, ये बेस पे जो प्रेजेंट है ये यॉक की सिक्रीशन करता है, यॉक की सिक्रीशन करता है, और जो जाइगोट है वो सराउंड हो जाता है बहुत सारे एग शेल्स से। और यूनिसेलुलर महलीज ग्लैंड क्या करता है, जो यहाँ पे जाइगोट बना, एग कैप्सूल बना, उसको कहाँ पे पहुँचाएगा, ये ऊपर इस यूट्रस में उन एग कैप्सूल्स को पहुँचाने में इजी हेल्प करेगा, कौन, ऐसी लुब्रिकेशन करेंगे ये महलीज ग्लैंड, जिसकी वजह से जो एग कैप्सूल्स हैं वो ईज़िली इस यूट्रस के अंदर जा सकते हैं, ईज़िली उनका पाथ को बनाता है, कौन, महलीज, यूनिसेलुलर महलीज ग्लैंड। ठीक है, तो अब फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स हमारे टीनिया सोलियम के यूट्रस में चले गए। जब फर्टिलाइज एग कैप्सूल टीनिया सोलियम के यूट्रस में चले गए तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनके, दैट इज़ टेस्टीज, वॉसा फ्रेंशिया, ये सब कुछ क्या हो जाता है, ये सब कुछ डीजेनरेट हो जाता है। और यूट्रस जो है, वो जो यूट्रस है वो बहुत सारी ब्रांचिंग्स कर देता है, एंड मैं दिखाती हूँ आपको कि वो किस शेप का दिखता है टीनिया सोलियम का यूट्रस, ऐसा होता है, एंड यहाँ से निकलती हैं बहुत सारी ब्रांचिंग्स। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचिंग्स निकलती हैं, एंड इट बिकम्स ब्रांच। और ये कितनी बार ब्रांचेस करता है, 2 से 15 बार ये अपनी लेटरल ब्रांचिंग करता है, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड। और इस यूट्रस को उस समय क्या कहा जाता है, ब्रांच्ड यूट्रस। और ये किसका यूट्रस होता है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का। ये वाला यूट्रस किन में प्रेजेंट होता है, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, जो कि लास्ट पार्ट था किसका, टीनिया सोलियम के स्ट्रोबिला पार्ट का, टीनिया सोलियम का जो स्ट्रोबिला, दैट इज़ द लास्ट पार्ट था टीनिया सोलियम की बॉडी वॉल का, जिसमें 3 पार्ट थे, एक था इमैच्योर वाला पार्ट, बीच वाला मैच्योर वाला पार्ट। मैच्योर वाले में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, इमैच्योर में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था। और जो लास्ट था दैट इज़ द ग्रेविड पार्ट, उसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था, सिर्फ यही था, दैट इज़ जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ब्रांच्ड यूट्रस। इस ग्रेविड प्रोग्लोटिड में ब्रांच्ड यूट्रस प्रेजेंट था, 2 से 15 लेटरल ब्रांचेस करते हैं। इस समय पे ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में मतलब कि बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का लॉस्ट हो जाता है, और सिर्फ उस ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ उस ग्रेविड प्रोग्लोटिड में ब्रांच्ड यूट्रस प्रेजेंट होता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड में ब्रांच्ड यूट्रस विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो अब जब लेटरल ब्रांचेस हो गई, एक्चुअली जो उनमें एग्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं 30,000 से लेकर 40,000 तक उस ब्रांच यूट्रस में एग्स प्रेजेंट, एग कैप्सूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। 30,000, 30,000 से लेकर 40,000 तक। फॉर्मेशन, अब एग कैप्सूल्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ वो तो मैंने आपको बता दिया कि विटेलाइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन करेगा, और विटेलाइन डक्ट के थ्रू जो है वो सराउंड करेगा, जो एग है उसको बाय द यॉक से सराउंड करेगा, एंड वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसे एग कैप्सूल
कहा जाता है। एग कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ थ्रू द विटेलाइन डक्ट। जाइगोट और जो यॉक है वो क्या हो जाते हैं, इनक्लोज हो जाते हैं एक पतली सी शेल से, दैट जो पतली सी शेल को कहा जाता है कोरियोनिक मेम्ब्रेन। और जो ये पूरी स्ट्रक्चर बनी इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड हैज EGG, एग एंड कैप्सूल। एग कैप्सूल, जो यॉक ने भी सिक्रीशंस करी, कोरियोनिक मेम्ब्रेन की सिक्रीशंस, और जो पूरा स्ट्रक्चर बना दैट वोल स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैप्सूल। ये लिखा है स्ट्रक्चर फॉर्म कॉल्ड एज कैप्सूल। और वो कैप्सूल फिर बाद में मैलीज ग्लैंड जो है फैसिलिटेट करता है पासेज कैप्सूल का यूट्रस में, और ईजी इसका पाथ बना देता है। इन एग कैप्सूल्स जो हैं ईजिली यूट्रस में पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, मैलीज ग्लैंड ने जो सिक्रीशन करी वो फैसिलिटेट करेंगी एग कैप्सूल में को ईजी पैसेज टुवर्ड्स द यूट्रस की तरफ। वो एग कैप्सूल्स अब कहाँ पे पहुँच गए, एग कैप्सूल्स अब पहुँच गए ईजिली विद द हेल्प ऑफ मैलीज ग्लैंड इनटू द यूट्रस में। जब एग कैप्सूल्स यूट्रस में पहुँचे अब क्या होगा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड सेपरेट हो जाएंगी। ग्रेविड प्रोग्लोटिड का काम ही होता है एपोलिसिस करना, मतलब कि 2 या 3 सेगमेंट्स जो होंगे बॉडी के वो बॉडी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रह रहे हैं ये टीनिया सोलियम, ये रहते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। कौन सा होस्ट होता है इनमें, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट को बोलते हैं मैन होता है इनका प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी कौन होता है, पिग। तभी तो टीनिया सोलियम की को लाइफ हिस्ट्री को क्या कहा जाता है, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मीन्स 2 होस्ट होंगे, एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। और पॉर्क टैपवॉर्म भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें 2 होस्ट होते हैं। तो फिर ये अभी कहाँ पे हो रहा था ये सब कुछ, ये हो रहा था मैन की इंटेस्टाइन में ये सब कुछ हो रहा था, एग कैप्सूल्स का फॉर्मेशन करना, कॉपुलेशन वगैरह। तो फैसिलिटेट पासेज ऑफ कैप्सूल, ठीक है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड सेपरेट हो जाएंगी, और जो सेपरेटेड ग्रेविड प्रोग्लोटिड है विद द हेल्प ऑफ कौन से प्रोसेस से, एपोलिसिस के प्रोसेस से वो पास करेंगे विद द फीसिस ऑफ होस्ट के साथ, होस्ट के फीसिस के साथ ये क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगी उस एग की, जो एग कैप्सूल्स बने उनकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। जब एग एंटर करेगा यूट्रस में, देखो मैंने बताया कि एग कैप्सूल्स कहाँ पे पहुँच गए हैं, अब यूट्रस में पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे उनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी। यूट्रस में क्या क्या डेवलपमेंट होगी, जाइगोट जो है, जो जाइगोट या फिर जो एग कैप्सूल्स हैं वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा अनइक्वली, ठीक है। ये रहा जाइगोट, इसके बाहर से ये यॉक सेल का सिक्रीशन आ गया विटेलाइन ग्लैंड की मदद से, एंड इसमें क्या बनेंगे, जाइगोट अनइक्वली डिवाइड होगा, और एक बनाएगा हमारा मेगामेयर सेल और दूसरा बनाएगा एम्ब्रियोनिक सेल। मेगामेयर सेल बड़ा वाला होगा, और जो एम्ब्रियोनिक सेल होगा वो सबसे छोटा वाला सेल होगा। मेगामेयर जो है डिवाइड करेगा नंबर ऑफ टाइम्स, और उसकी वजह से बहुत सारे मेगामेयर्स की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियोनिक सेल जो हैं वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे रिपीटेडली, बार बार रिपीटेडली डिवाइड करेंगे, और एक बनाएंगे मीजोमेयर दैट इज़ मीडियम साइज वाला, और दूसरा बनाएंगे माइक्रोमेयर्स दैट इज़ उससे छोटा वाला। एम्ब्रियोनिक सेल की डिवीजन से रिपीटेडली मीजोमेयर्स बनेंगे बहुत सारे, और माइक्रोमेयर्स की फॉर्मेशन होगी। मेगामेयर्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टाइम, और सेवरल मेगामेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो जो मेगामेयर्स हैं वो सेवरल मेगामेयर्स की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले जो मीजोमेयर्स हैं वो बनाएंगे इन्वेलप दैट इज़ मेम्ब्रेन, बाहर से इन्वेलप अराउंड मोर्यूला, मतलब कि सबसे जो बाहर वाली कवरिंग होगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी मेगामेयर से ही डिवाइड होके। तो ये बन गए बहुत सारे मेगामेयर्स। सबसे पहले मेगामेयर्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टाइम, एंड सेवरल मेगामेयर्स बनेंगे। ये 3 मेगामेयर्स की फॉर्मेशन हो गई, सेवरल मेगामेयर्स बन गए, एंड एक एम्ब्रियोनिक सेल की रिपीटेडली डिवीजन से मीजोमेयर्स दैट इज़ मेगामेयर्स से थोड़े छोटे वाले मीजोमेयर्स बने, एंड जो उससे भी छोटे छोटे माइक्रोमेयर्स बने। सो एम्ब्रियोनिक सेल ने मीजोमेयर और माइक्रोमेयर्स बनाए, और मेगामेयर्स ने सेवरल मेगामेयर्स बनाए। अब जो ये मीजोमेयर्स होंगे,
सबसे पहले मेगामेयर्स जो होंगे, मेगामेयर्स क्या करेंगे, आगे जाके फ्यूज़ करेंगे, ये सभी मेगामेयर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके सबसे बाहर वाली आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएंगे। सेवरल मेगामेयर्स एक दूसरे के साथ, ये देखो 3 हैं, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, बाहर वाली आउटर वाली एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेंगे ये मेगामेयर्स जो लार्ज सेल्स थे। और जो मीडियम साइज सेल्स थे वो क्या बनाएंगे, उससे अंदर वाली इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उससे अंदर वाली इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। और उसके अंदर छोटी सी क्या बनेगी, थिन पतली सी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। उसके अंदर एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एक मॉर्यूला बनेगा, दैट इज़ डिफरेंशिएटेड सेल होता है, सेल बैग सेल मॉर्यूला डिफरेंशिएटेड सेल होता है, दैट इज़ इनर बॉल ऑफ सेल मास, जिसे क्या कहा जाता है, मॉर्यूला। एंड इस मॉर्यूला को कौन बनाते हैं, जो सबसे छोटे वाले सेल थे जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोमेयर्स। मीजोमेयर्स ने बनाई इनर वाली एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेगामेयर्स ने आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और जो हमारे सबसे छोटे छोटे सेल्स हैं माइक्रोमेयर्स, उन्होंने बनाया मॉर्यूला, दैट इज़ इनर बॉल ऑफ सेल मास भी इसे कहा जाता है, इनर बॉल ऑफ सेल मास फॉर्म्ड बाय द माइक्रोमेयर्स। तो 3 लेयर्स हमारी बन गई, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनर एक आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हुई बाय द मेगामेयर्स, एंड इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बाय द मीजोमेयर्स, और जो उसके अंदर थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी, और उसके अंदर जो माइक्रोमेयर्स थे उन्होंने मॉर्यूला की फॉर्मेशन करी, विच इज़ द इनर बाल होता है ऑफ सेल मास, दैट इज़ कॉल्ड एज द MORULA, मॉर्यूला। अब जो है क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, यॉर्क सेल, यहाँ पे यॉर्क सेल थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, एंड दिस इज आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बाय द मेगामेयर्स, मॉर्यूला, माइक्रोमेयर्स, और इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बाय द मीजोमेयर्स, दैट इज मीडियम साइज सेल इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होगा, नाउ जो मॉर्यूला अंदर बना है, नाउ द मॉर्यूला जो अंदर जिस मॉर्यूला की फॉर्मेशन हुई है, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो। मॉर्यूला क्या करेगा, मॉर्यूला फॉर्म करेगा, आगे जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ये जो एम्ब्रियो होगा इसमें क्या होंगे, इस एम्ब्रियो में होंगे 6 काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होंगे, और वो भी काइटिन के बने हुए। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके क्या बने होंगे, वो 6 काइटिनस हुक्स बने होंगे उस एम्ब्रियो के अंदर। ये है एम्ब्रियो, इसमें 6 काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होंगे, और वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगे ये काइटिनस हुक्स, बैकवर्ड पोजीशन की तरफ, पिछली साइड की तरफ ये काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होंगे। और इनमें क्या होगा, इन 6 काइटिनस हुक्स में क्या प्रेजेंट होंगे, पेयर ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड्स। पेयर ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड्स क्या करेंगे, पेनिट्रेट करने में, पेनिट्रेट मीन्स घुसने में हेल्प करेंगे होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर। ये पेनिट्रेशन ग्लैंड्स, हमें लगता है कि हुक्स हेल्प करती हैं या सकर्स हेल्प करते हैं पेनिट्रेट करने में होस्ट के इंटेस्टाइन के साथ, बट इनमें क्या होता है, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स ही पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। जो हुक्स और सकर्स हैं वो क्या करते हैं, एंकरिंग में हेल्प करते हैं। जो ये पेयर ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड है, यही पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं होस्ट के टिश्यू के अंदर, होस्ट का जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर। सो एम्ब्रियो आपका अच्छे काइटिन हुक से बना हुआ है, इसलिए इस वाले एम्ब्रियो को जिसमें 6 काइटिनस हुक होती हैं उसे कहा जाता है हेक्साकैंथ एम्ब्रियो। हेक्साकैंथ का मतलब है 6 काइटिनस हुक्स विल बी प्रेजेंट इन दिस एम्ब्रियो। अब हेक्साकैंथ एम्ब्रियो बन गया। नाउ हेक्साकैंथ एम्ब्रियो जो बना एंड द हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन भी बन गई, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके अंदर वाली, एंड एम्ब्रियो 4 वही इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो मीजोमेयर्स ने बनाई थी, एंड जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनी। इन सब को एक साथ दैट इज़ कॉल्ड हैज़ द ओनकोस्फेयर्स। एंड ओनकोस्फेयर्स जो हैं, जो ग्रेविड प्रोग्लोटेड होती है, दैट इज़ द लास्ट वाला पार्ट स्ट्रोबिला का, ये पास्ट होता है फ्रॉम प्राइमरी होस्ट, दैट इज़ मैन के फीसिस के थ्रू जब बाहर निकलती है ग्रेविड
प्रोग्लोटेड, तो उस समय ये इस स्टेज को ऑन्कोस्फेयर स्टेज कहा जाता है। किस समय पे ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आउट ऑफ द मैन के इंटेस्टाइन से होती हैं, इसी ऑन्कोस्फेयर स्टेज में, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेक्साकैंथ एम्ब्रियो, हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन एंड एम्ब्रियो फोर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो किसने बनाई थी, मीजोमेयर्स ने, जो मीडियम साइज के सेल थे उस एम्ब्रियो के अंदर। सो ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जब बाहर निकलती हैं ह्यूमन के फीसिस के बाहर, वो किस स्टेज पे निकलती हैं, इसी ऑन्कोस्फेयर स्टेज में निकलती है। यंग ऑन्कोस्फेयर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके अंदर मॉर्यूला है, ये एग शेल है, एम्ब्रियो फोर दैट इज इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और बाहर से यॉर्क विटलाइन सेल जो किसने स्क्रीट किए हैं, विटेलाइन ग्लैंड ने। मैच्योर ऑन्कोस्फेयर कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 काइटिनस हुक्स हैं और बाहर से बहुत सारे एग शेल्स हैं। Now what will happen, ट्रांसमिशन टू द सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट में इस जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फीसिस के थ्रू बाहर निकला ऑन्कोस्फेयर लार्वा बन के, अब ये लार्वा जो है ऑन्कोस्फेयर लार्वा ह्यूमन के फीसिस में जो प्रेजेंट था, ये किसने खाया, पिग्स ने, क्योंकि पिग्स का कैसा हैबिटेट होता है, कॉप्रोफेगस हैबिटेट होता है। कॉप्रोफेगस हैबिटेट का क्या मतलब होता है, मीन्स जो पिग्स होंगे वो लार्वा, वो क्या खाते हैं, फीसिस खाते हैं ह्यूमन के, इसलिए कॉप्रोफेगस हैबिटेट। आफ्टर स्टोमक में पहुंचने के बाद, पिग के स्टोमक में जब ये फीसिस गए, अब क्या होगा, जिस फीसिस में ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, जो उसके बाहर, जिस ऑन्कोस्फेयर के बाहर इतने सारे कैप्सूल, एग मेम्ब्रेन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन था, तो वो अब सब लेयर्स क्या हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी, और सिर्फ वो 6 काइटिनस हुक्स रह जाएंगी। अब वो 6 काइटिनस हुक्स जो हैं, जिनके बीच में क्या है, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स, पेयर ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उन पेनिट्रेशन ग्लैंड के हेल्प से इंटेस्टाइन की वॉल में वो क्या करेंगी, वो टीनिया सोलियम जो है वो पेनिट्रेट करेगी, वो ऑन्कोस्फेयर लार्वा पेनिट्रेट करेगा पेनिट्रेशन ग्लैंड्स की मदद से। हुक्स का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हुक्स सिर्फ एंकरिंग में हेल्प करती है, ना कि पेनिट्रेट करने में हेल्प करती हैं। अब वो एंटर करेंगे ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन के, फिर हार्ट में जाएंगे, फिर स्ट्रिएटेड मसल्स में जाएंगे। बेसिकली कौन कौन से स्ट्रिएटेड मसल्स में ये जाते हैं, टंग, नेक, हार्ट और शोल्डर। और अपने हुक्स को भी, जो हुक्स रह गए थे 6 हुक्स, उनको भी ये क्या कर देंगे, जब ये मसल्स में पहुंच जाएंगे उनको भी लूज़ कर देंगे, और उसी समय वो अपना साइज़, ये जो टीनिया सोलियम है वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगी, डबल कर देंगी, और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बनाएंगी, जो कि और बाद में अपने आप को इंसिस्ट कर देंगी कौन सी कवरिंग से, क्यूटिकुलर कवरिंग से, दैट इज़ क्यूटिकल की कवरिंग से, ठीक है। एंड फिर उस समय जब उन्होंने क्यूटिकुलर कवरिंग से अपने आप को कवर कर दिया, तो ये क्या बनाएंगी, कौन सा लार्वा बना देंगी, सिस्टी सर्काई लार्वा, और कुछ ऐसी दिखेंगी, इट विल लुक लाइक द ब्लैडर की तरह, दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर की तरह दिखेंगी, इसलिए इस समय इस स्टेज को सिस्टी सर्काई स्टेज कहा जाता है, या फिर ब्लैडर वॉर्म स्टेज कहा जाता है, बिकॉज इट लुक्स लाइक द ब्लैडर की तरह। नाउ फ्लैश जो होता है पिग का जो फ्लैश होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉर्क, जिसमें कौन से लार्वा होते हैं, सिस्टी सर्काई लार्वा। जो सिस्टी सर्काई लार्वा बिल्कुल ही मीजल्स की तरह दिखते हैं, दैट इज़ वाइट स्पॉट्स की फॉर्म में, ऐसे कुछ, दीज लुक लाइक दिस। और इसलिए इसको फ्लैश ऑफ पिग या फिर पॉर्क को उस समय जिसमें सिस्टी सर्काई लार्वा वो प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द मीजली पॉर्क। उस पॉर्क को मीजली पॉर्क कहा जाता है जिसमें सिस्टी सर्काई लार्वा प्रेजेंट होगा। सिस्टी सर्काई लार्वा जो हैं ये मॉडिफिकेशन से बनते हैं हेक्साकैंथ की, देखो मैंने बताया इस तरह से। फिर उसके बाद उसमें क्या होती है, अंदर के लिए इन्वेजिनेशन होती है, ये नॉब है जो इन्वेजिनेट हुई है अंदर के लिए, और इसमें सकर्स डेवलप हो जाएंगे, ये होलो नॉब बनेगी जिसको प्रोस्कॉलेक्स भी कहा जाता है। अभी पूरा स्कॉलेक्स नहीं बनना है, हाफ ही स्कॉलेक्स बना है, इसलिए प्रोस्कॉलेक्स है, जिसमें क्या होंगे, सकर्स, हुक्स, ऑस्ट्रेलम सब फॉर्म होंगे, और ये हुक्स जो होंगी ऑन बॉटम पे। एम्ब्रियो को इस स्टेज पे क्या कहा जाता है, जब ये प्रोस्कॉलेक्स बनाता है, सिस्टी सर्काई या ब्लेडर वॉर्म। अब इसमें सिस्टी सर्काई में फर्दर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी जब तक कि ये प्राइमरी होस्ट जो इसका है दैट इज़ मैन, उसके पास दोबारा ना पहुंच जाए, ये
इन्वेजिनेशन प्रोस्कॉलेक्स की फॉर्मेशन हो रही है और इसकी फर्दर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगी। अभी ये प्राइमरी होस्ट के पास जाएगा, वहाँ पे उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी सिस्टी सर्काई के बाद। मैन एक प्राइमरी होस्ट है, ये क्या करेगा, जो आदमी है ये इम्प्रॉपरली कुक्ड फॉर्क लेगा, दे विल टुक द इम्प्रॉपरली कुक्ड फॉर्क दैट इज़ पिग मीट, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिस्टी सर्काई या फिर मीजली पॉर्क। ये सिस्टी सर्काई अब जाके जब ये प्राइमरी होस्ट के पास पहुंच गया, अब जाके ये एक्टिव होगा मैन के इंटेस्टाइन में, और फिर प्रोस्कॉलेक्स आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट क्या करेगा, ये प्रोस्कॉलेक्स बाहर के लिए इवेजिनेट हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा, इवेजिनेशन हो जाएगी। इवेजिनेटेड मीन्स बाहर के लिए निकल जाना। एंड स्कॉलेक्स एंड स्मॉल नेक सब फॉर्म होगा। अब जो स्कॉलेक्स फॉर्म होगा वो क्या हेल्प करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब ये मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा उस समय ये स्कॉलेक्स क्या करेंगे, एंकरिंग में हेल्प करेंगे। वो जो नेक फॉर्म्ड होगी, नेक का क्या काम होता है, न्यू प्रोग्लोटिड्स का फॉर्मेशन करना। नेक को इसलिए कहा जाता है बडिंग जोन। बडिंग मीन्स नई प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन करता है, या फिर जिस प्रोसेस को प्रोग्लोटाइजेशन भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्लोटाइजेशन बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लोटिड्स। और ये जो नेक होती है दैट इज अनसेगमेंटेड, दैट इज इट हैज़ नो सेगमेंट्स। अनसेगमेंटेड नेक होती है, बट जो नीचे होता है 3 पार्ट होते हैं टीनिया सोलियम के। सबसे आउटर स्कॉलेक्स की फॉर्मेशन तो हो गई, एंकरिंग में हेल्प करेगी। वो नीचे आ गई नेक, जो कि बिल्कुल उसमें सेगमेंट नहीं होंगे, उसके आगे सेगमेंट्स फॉर्म होंगे किस रीजन में, स्ट्रोबिला रीजन में। 3 रीजन होते हैं, स्कॉलेक्स, नेक एंड द स्ट्रोबिला। सो जब न्यू प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन हुई फ्रॉम द नेक, वो प्रोग्लोटिड्स पुश्ड करेंगे बैकवर्ड्स की तरफ और पूरी टीनिया सोलियम की फॉर्मेशन करेंगे, एंड इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ adult टीनिया which looks like this, that is कॉलेक्स और सेकेंड पार्ट नेक एंड द स्ट्रोबिला। स्कॉलेक्स पार्ट को हेड पार्ट माना जाता है बिकॉज इट हेल्प्स इन एंकरिंग। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं स्कॉलेक्स में, रोस्ट्यूलम, हुक्स और 4 सकर्स। सकर्स कितने होते हैं, 4। रोस्ट्यूलम बिल्कुल राउंडेड होता है, राउंड प्रोमिनेंस है, और 4 सकर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 1 फ्रॉम द बैकवर्ड साइड। और इसमें इस रोस्ट्यूलम में प्रेजेंट होते हैं 22 to 32 22 से 23 कर्व्ड हुक्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो हुक्स होते हैं इसमें 2 सर्कल्स होते हैं, एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है। इनर सर्कल जो होता है लार्जर होता है, बड़ा होता है, और आउटर सर्कल जो होता है वो छोटा होता है। जो रोस्ट्यूलम बन गया, सकर्स बन गए, स्कॉलेक्स का ही पार्ट है रोस्ट्यूलम और सकर्स। और सेकंड पार्ट है नेक, एक स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला, इन 3 पार्ट्स में टीनिया सोलियम के बॉडी को डिवाइड किया है। अडल्ट टीनिया की फॉर्मेशन हो गई नाउ completely, and it consists of scolex, neck and the strobila. So this is the whole life cycle of टीनिया सोलियम। कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले हम इसका शॉर्ट में कर देते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन हुई, एग कैप्सूल्स की फॉर्मेशन हुई मैन के इंटेस्टाइन के अंदर, फिर डेवलपमेंट हुई जाइगोट की उसी यूट्रस में। फिर डेवलपमेंट जब हुई तो फिर फीसिस, ह्यूमन की फीसिस की फॉर्म में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का एपोलिसिस होने की वजह से, एपोलिसिस होता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जब लूज होते हैं 2 या 3 या फिर सिंगली, तो फिर जब उनका लूज हुआ फीसिस के, ह्यूमन के फीसिस के थ्रू बाहर आए और फिर वो गए पिग की बॉडी के अंदर। पिग की बॉडी के अंदर एल्कलाइन इन्वायरमेंट होने की वजह से जो जितने भी एग शेल्स थे वो सभी डिज़ोल्व हो गए। फाइनली मसल्स में जाकर हुक्स भी डिज़ोल्व हो गए और उस लार्वा को सिस्टी सर्काई लार्वा या फिर ब्लैडर वॉर्म कहा जाता है। फिर वो ब्लैडर वॉर्म क्या करता है, वो पिग के मतलब कि ह्यूमन उस पिग को क्या करता है, कंज्यूम करता है। जब सिस्टी सर्काई लार्वा पिग में प्रेजेंट होता है तो उसको क्या हो जाते हैं,
जब ह्यूमन ने कंज्यूम किया उस लार्वा को स्टेज में, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी उस लार्वा की। तब तक वह कोई भी डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो उसके अंदर प्रोस्कॉलेक्स इवेजिनेट होगा। इवेजिनेट होने के बाद सकर्स, हुक्स, कॉलेक्स, नेक इन स्ट्रॉबिला, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।